चलिए, तो पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसे? प्लेटो। और प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत। ठीक है, सद्गुण का सिद्धांत एक ये हमारे सिलेबस में है। देखिए, प्लेटो ग्रीस के एक महान विचारक थे, है ना। 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था ग्रीस में। 20 वर्ष के उम्र में ये सुकरात से मिलते हैं और उनके विचारधारा से, उनकी व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक, 8 साल तक वो सुकरात के साथ ही रहते हैं। ठीक है, 28 वर्ष के जब ही होते हैं तो इनके गुरु सुकरात को गलत अभियोग लगाकर, गलत आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक, सुकरात मुक्त चिंतन के समर्थक रहे। वे खुले रूप से राजनीतिक और सामाजिक जो तत्कालीन व्यवस्था रही है ना, उस पर व्यंग करते थे, खंडन करते थे उसका, समझ गए। तो उनके इन मुक्त विचारों को वहां के जो राजनायक हैं, वहां के समाज के जो प्रभुत्व वर्ग हैं, इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो उनको गलत आरोप लगाकर क्या दे दी जाती है? फांसी। ठीक है, और इस घटना से प्लेटो काफी प्रभावित होते हैं और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है ना, तो उस व्यवस्था के विरुद्ध एक नई प्रणाली, एक नई व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। देख कि कैसे एक बेहतर समाज की स्थापना किया जा सके, कैसे एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना किया जा सके, ठीक, कैसे व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। तो इन सभी विचारों को लेकर प्लेटो एक किताब लिखते हैं जिसका शीर्षक है द रिपब्लिक। और अपने इसी किताब में उन्होंने इस थ्योरी को दिया जिसको हम कहते हैं क्या? सद्गुण का सिद्धांत। ठीक, ये कहते हैं कि 4 ऐसे गुण हैं, ठीक है, 4 ऐसे गुण हैं जो बेहतर राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। एक ये 4 ऐसे गुण हैं जिससे एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। एक ऐसा समाज, है ना, जो मूल्यों पर आधारित है। सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। ये कहते हैं कि ये 4 गुण व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाते हैं। ठीक, तो आखिर ये 4 गुण हैं क्या? तो प्लेटो कहते हैं कि ये 4 गुण हैं। पहला, विवेक। दूसरा, न्याय। तीसरा, साहस। और चौथा, संयम। ठीक है, इन 4 गुणों को ही वे क्या कहते हैं? सद्गुण, है ना। विवेक, न्याय, साहस और क्या? संयम। ठीक, तो विवेक प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वविवेक से देश, काल, परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, एक लोक प्रशासक के लिए जो सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है क्या? विवेक, है ना। क्या कहते हैं प्लेटो कि मनुष्य को, है ना, व्यक्ति को देश, काल, परिस्थिति के आधार पर, है ना, अपने विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लेना चाहिए।
ठीक, एक लोक प्रशासक के लिए सबसे अनिवार्य है ना, एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक, विवेक को वो कहते हैं कि ये अन्य गुणों का सारथी है। क्या कहते हैं? विवेक क्या है? तो अन्य गुणों का सारथी। ठीक है, फिर दूसरा गुण बताया इन्होंने क्या? न्याय। एक ध्यान रखिएगा, यहां न्याय से आशय विशेषता या उत्कृष्टता से है। ठीक है, न्याय का अर्थ यहां है ना, या न्याय का आशय किससे है? विशेषता या उत्कृष्टता से। ठीक, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक, और उसे दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी से समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। ध्यान रखिएगा, न्याय एक सामाजिक है ना एवं निजी गुण दोनों है। ठीक है, सामाजिक गुण और निजी गुण ये दोनों हैं क्या? न्याय। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक, उसे दूसरों के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। वे कहते हैं कि व्यक्ति को प्रकृति है ना, प्रकृति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को प्रकृति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। प्रकृति ने उसे जैसा जिस कार्य के लिए बनाया है उसे वही कार्य करना चाहिए। ठीक, यहां प्लेटो कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को 3 शासकों के अधीन रखा है। ठीक है, ये 3 शासक क्या हैं? तो एक है इच्छा, एक है भावना, एक और एक है क्या? ज्ञान, है ना। वे कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को 3 शासकों के अधीन रखा है, इच्छा, भावना और क्या? ज्ञान। जिसमें इच्छा की प्रधानता है। ठीक, इच्छा की प्रधानता है, उसे व्यापार व व्यवसाय का कार्य करना चाहिए। जिसमें भावनाओं की प्रधानता है, उसे योद्धा बनकर सैन्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। और जिनमें ज्ञान की प्रधानता है, ठीक, उन्हें दार्शनिक का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो जिस मनुष्य को जिस प्रकृति ने जिस कार्य के लिए बनाया है उसे उसी कार्य में संलग्न होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालन उसका करना चाहिए, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी को उन्होंने कहा है क्या? न्याय। ठीक, फिर साहस। तो साहस क्या है? तो प्लेटो कहते हैं न्याय पर आधारित बहादुरी। ठीक है, न्याय पर आधारित बहादुरी यही क्या है? साहस, है ना। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपको कई समस्याओं और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, और इन समस्याओं और इन चुनौतियों से आप तभी है ना उभर पाएंगे जब आपके भीतर क्या हो? साहस, है ना। तो साहस, ये कहते हैं कि साहस वह भावनात्मक ताकत है। ठीक है, साहस वो भावनात्मक ताकत है जिससे हम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, क्या कहते हैं प्लेटो कि साहस
है ना, पहला चीज न्याय पर आधारित बहादुरी है। एक साहस वह भावनात्मक ताकत है जिससे हम अपने लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटो यह भी कहते हैं कि दूसरे किसी व्यक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना, है ना, यही क्या है, साहस, है ना। दूसरे किसी व्यक्ति के लिए, उसके भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने की शक्ति रखना ही क्या है, साहस। ठीक, तीसरा गुण। और चौथा है क्या, संयम। तो यहां संयम से आशय है इंद्रिय निग्रह। ठीक है, संयम से आशय क्या है, इंद्रिय निग्रह। ठीक, मतलब हमें हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक, इंद्रियों पर नियंत्रण ही क्या है, संयम। इंद्रियों पर नियंत्रण ही हमें आसक्तियों से बचाती है। ठीक, हमारे भीतर की जो आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों, अटैचमेंट्स को कम करती है ना, खत्म करती है। और साथ ही साथ ये अतिरिक्त होने की स्थिति से भी बचाती है। ठीक है, अतिरिक्त होने की स्थिति से भी बचाती है। ठीक, चाहे वो धन से संबंधित हमारी इच्छाएं हो, चाहे वो सत्ता या पावर से संबंधित हमारी इच्छाएं, तो किसी भी चीज की अतिरिक्तता जो है उससे, है ना, हमें क्या करती है, बचाती है। ठीक, इस सांसारिक जगत के जो भोग विलास के वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को क्या करती है ना, नियंत्रित करती है, कम करती है। ठीक, तो इसे कहा गया है, इस चौथे गुण को कहा गया है क्या, संयम, है ना। संयम के दो रूप हैं, एक स्व नियमन और एक है आज्ञाकारिता। एक स्व नियमन से आशय है कि हम अपने खुद के लिए एक कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं, है ना, कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिसका पालन हम स्वयं से कर रहे हैं, किसी के बोलने पर नहीं कर रहे हैं। एक अपने लिए खुद ऐसे नियमों का बनाना, वह क्या है, स्व नियमन। एक आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता से आशय है कि किसी विशेष आदेश का पालन करते हुए अपने, है ना, अपने कार्य को करना, पूर्ण करना, अपने, है ना, अंदर संयम बरतना, वह क्या है, आज्ञाकारिता। ठीक, जैसे सिविल सेवा सर्विसेज में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना हर एक लोक सेवक के लिए अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसकी आज्ञाकारिता। उसने स्वयं से जो अपने भीतर, है ना, जो उसने खुद के लिए जो मूल्य बना रखे हैं अपने जीवन के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए, वो क्या हो गया, उसका स्वनियमन। समझ गए। तो ये चार गुण कहलाते हैं प्लेटो के क्या, सद्गुण। ठीक, क्या क्या है, विवेक, न्याय, साहस और संयम, है ना, जो एक बेहतर राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। सभ्य समाज की स्थापना इससे की जा सकती है और व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। ठीक है, इन चार गुणों को कहा गया है क्या, सद्गुण। ठीक, और यही प्लेटो का क्या है, सद्गुण का सिद्धांत। ठीक, समझ में आया। ये अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक, लेकिन यदि प्रश्न आएगा तो ज्यादा चांस है कि 60 वर्ड्स में पूछेगा आपको। ठीक है, कितने शब्द में, 60 वर्ड्स में। और बहुत रेयर चांस है कितने का, है ना, 100 वर्ड्स का, 60 शब्द में ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। एक, समझ में आया सद्गुण क्या होता है, हो गया। प्लेटो के बाद दूसरे दार्शनिक हैं अरस्तु। एक, और अरस्तु का कारणता सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का क्या पढ़ना है, कारणता सिद्धांत। ठीक, अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, है ना। सुकरात का शिष्य कौन, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन, अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु का शिष्य कौन थे,
सिकंदर, है ना, महान सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के। ठीक है, अरस्तु इस सांसारिक जगत एवं इस सांसारिक जगत एवं उसके वस्तुओं की उत्पत्ति, उद्देश्य, ठीक है, उत्पत्ति, उद्देश्य, एक उसकी आवश्यकता आदि आदि बातों पर विचार करने हेतु कारणता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कारणता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक, और अपने इस कारणता सिद्धांत में वो इस जगत की सम्यक रूप से व्याख्या करते हैं। और कारणता सिद्धांत में वो यह कहते हैं कि इस सांसारिक जगत में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके पीछे 4 कारण हैं। ठीक है, जो भी, है ना, इस सांसारिक जगत में कार्य किए जा रहे हैं उसके पीछे 1 2 नहीं बल्कि कितने कारण हैं? 4। और ये 4 कारण कोई वैकल्पिक नहीं है। ठीक है, ये 4 कारण कोई वैकल्पिक नहीं है बल्कि ये 4 कारण क्या है ना, अनिवार्य है। ठीक है, मतलब एक भी कारण यदि मौजूद नहीं है तो फिर कार्य का ना तो अस्तित्व रहेगा ना ही उसका कोई उद्देश्य रहेगा। ठीक, तो कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। कार्य की उत्पत्ति के लिए ये इन्होंने कितने कारण बताए? 4। ठीक है, अब ये 4 कारण क्या हैं? तो पहला कारण कहलाता है उपादान कारण। फिर दूसरा कहलाता है निमित्त कारण। तीसरा कहलाता है स्वरूप कारण। एक स्वरूप कारण। और चौथा कहलाता है लक्ष्य कारण। ठीक है, एक है उपादान कारण, ठीक, एक है स्वरूप निमित्त कारण, एक है स्वरूप कारण और एक है क्या? ये 4 कारण है तभी किसी कार्य की उत्पत्ति है। और यही 4 कारण उसके, है ना, कार्य के औचित्य, कार्य के उद्देश्य आदि बातों का निर्धारण करते हैं। और इसी आधार पर अरस्तु इस सांसारिक जगत की व्याख्या करते हैं। ठीक, अब सबसे पहला कारण क्या है? उपादान कारण। ठीक है, तो उपादान कारण हमको क्या बताता है? उपादान कारण हमको बताता है कि जो वस्तु है वो किस पदार्थ से निर्मित है। समझ गए? उपादान कारण पदार्थ के बारे में हमको बताता है कि जो कार्य है, जो वस्तु है, ठीक, वो, है ना, किस पदार्थ से निर्मित है। अगर घड़े के लिए कहें तो मिट्टी, है ना, जल, बालू, राख, ये सब उसके क्या हो गए? उपादान कारण। निमित्त कारण हमें यह बताता है कि कार्य किसने किया। समझ गए? कार्य किसने किया। निमित्त कारण को ही ये शक्ति का संचालक मानते हैं। क्या कहते हैं? कि निमित्त कारण ही क्या है? शक्ति का संचालक। ठीक है, यह हमको बताता है कि कार्य किसने किया। ठीक, तो घड़े के लिए उसका निमित्त कारण क्या है ना, घड़े के लिए उसका निमित्त कारण हो गया क्या? कुम्हार। फिर स्वरूप कारण, इसे आकारी कारण भी कहते हैं। ठीक,
यह उस वस्तु के आकार का निर्धारण करता है। ठीक है, कि उसका आकार क्या है। ठीक, स्वरूप कारण उस वस्तु के आकार या उसके रूप का निर्धारण करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आकारी कारण। ठीक, फिर लक्ष्य कारण उस कार्य के उद्देश्य या उस कार्य के प्रयोजन को स्पष्ट करता है। ठीक है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, उस कार्य का प्रयोजन क्या है, यह हमें कौन बताता है, लक्ष्य कारण। ठीक है, तो जैसे घड़े के लिए कहे तो है ना, ठंडे जल, मीठे जल की प्राप्ति के लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो किसी भी कार्य के लिए ये चार कारण अनिवार्य व आवश्यक हैं। ठीक, इनमें से एक भी यदि मौजूद ना हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन अरस्तु अपने ही कारणता सिद्धांत में कालांतर में बदलाव कर देते हैं, समझे, बाद में अपने ही थ्योरी में ये परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि समस्त वस्तुएं, ठीक है, समस्त वस्तुएं मूलतः दो कारणों की वजह से हैं। इस सांसारिक वस्तुओं के, है ना, अस्तित्व के पीछे मूलतः दो कारण हैं। एक है उपादान और दूसरा कारण है क्या, स्वरूप। ठीक, एक है क्या, उपादान कारण, और दूसरा कारण क्या है, स्वरूप। ठीक है, उपादान कारण ये तो क्लियर हो गया, जो क्या है, पदार्थ से निर्मित है। स्वरूप कारण है ना, जो उसके आकार का निर्धारण करता है। ये कहते हैं कि निमित्त कारण, ठीक, और लक्ष्य कारण में कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, वो है आकार। ठीक, क्या कहते हैं, देखिएगा, वे कहते हैं कि निमित्त कारण को स्वरूप कारण से भिन्न नहीं माना जा सकता, इसलिए क्योंकि जो पहले से हमारे मस्तिष्क में विद्यमान था, हमने शक्ति का संचालन उसी विशिष्ट दिशा में किया। कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े की आकृति पहले से थी, समझ रहे, इसीलिए उसने चक्री चलाया और घड़ा बनाया। चाहता तो बर्तन बना देता, खिलौना बना देता, लेकिन उसने शक्ति को विशिष्ट दिशा में ही ले गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं शक्ति का संचालक वास्तव में क्या है, स्वरूप, जो पहले से आकृति, जो पहले से कुम्हार के मस्तिष्क में क्या है, विद्यमान, तभी तो उसने मिट्टी से घड़ा बनाया, समझ रहे। तो इसलिए निमित्त कारण को स्वरूप कारण से भिन्न नहीं समझा जा सकता। ठीक, वहीं स्वरूप कारण के स्तर पर जो चीज काल्पनिक है, जो चीज अमूर्त है, वही लक्ष्य के स्तर पर वास्तविक व मूर्त हो जा रही है, समझे। जो चीज स्वरूप कारण पर, स्वरूप कारण के स्तर पर, है ना, काल्पनिक है, वही वास्तविक हो रहा है। जो चीज अमूर्त है वही अंतिम में जाके क्या हो रहा है, मूर्त। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मस्तिष्क में वो हमारा प्रयोजन भी विद्यमान था। एक भाई, अगर हम किसी चीज को आकार दे रहे हैं तो कुछ उसका उद्देश्य होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो उद्देश्य या प्रयोजन भी पहले से विद्यमान है। ठीक है, जो चीज हमारे मस्तिष्क में काल्पनिक रूप में है वही यहां पर आकर वास्तविक हो रही है, जो चीज अमूर्त है वही जाकर क्या हो रही है, मूर्त। इसलिए लक्ष्य कारण को भी स्वरूप कारण से भिन्न नहीं समझा जा सकता। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने अपने ही थ्योरी में बदलाव किया और कहा कि इस सांसारिक जगत के सभी वस्तुओं के पीछे दो मूल कारण हैं, वो है उपादान और दूसरा है क्या, स्वरूप। समझ में आया। तो सबसे पहले जब अरस्तु पर आप लिख रहे हैं, कारणता सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पहले तो यह बताना है कि ये कारणता सिद्धांत का उद्देश्य क्या है ना। तो इसका उद्देश्य है संसारिक जगत एवं उसके वस्तुओं की उत्पत्ति, उसका उद्देश्य है ना, उसका, उनकी आवश्यकता, उनका औचित्य,
ठीक है, अस्तित्व, इन सभी बातों का इन सभी बातों का निर्धारण करने के लिए अरस्तु कारणता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। एक, उनके अनुसार प्रत्येक कार्य के एक दो नहीं बल्कि चार कारण, जो वैकल्पिक नहीं बल्कि क्या है, अनिवार्य और आवश्यक। फिर चार कारणों को बता दीजिए। एक, चारों कारण में, है ना, चारों कारणों की व्याख्या करिए। फिर ये बताइए कि उपादान और स्वरूप, इसे ही बाद में दो मूल कारण के रूप में स्वीकारा है अरस्तु ने। ठीक है, तो जब कारणता सिद्धांत पर लिख रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी इसका ज्यादा है 60 वर्ड्स में, और मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है 100 वर्ड्स में। ठीक है, तो कारणता सिद्धांत पर लिख रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, चाहे भले आप 60 शब्दों में लिख रहे हैं, लेकिन ये जो बाद में उन्होंने परिवर्तन करके दो कारण में कन्वर्ट किया, ये बताना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर अधूरा है। समझ रहे हैं, ये बताना जरूरी है। 60 शब्द में जब आप बता रहे हैं तो चीजों को समेटते हुए आपको, है ना, ये बताना जरूरी है कि बाद में उन्होंने, है ना, अपने चार कारणों को दो मूल कारणों के रूप में परिवर्तित किया। एक, समझ में आया? ठीक है, तो प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत, और दूसरा है क्या, अरस्तु का कारणता सिद्धांत, है ना। इसको 60 और 100 वर्ड्स दोनों फॉर्मेट में तैयार कीजिएगा। एक, समझ में आए? आगे बढ़े। अब पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक एक को हम कहते हैं बुद्धिवादी शाखा, ठीक, और दूसरे को कहते हैं अनुभववादी शाखा। ठीक है, एक शाखा क्या कहलाती है, बुद्धिवादी। एक शाखा क्या कहलाती है, जिन्होंने ये माना कि हमारे समस्त ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। ठीक, वे कहलाए क्या, बुद्धिवादी। ठीक है, वे कहलाए बुद्धिवादी। और जिन्होंने हमारे समस्त ज्ञान का स्रोत क्या बताया, अनुभव। ठीक है, तो वो कहलाए क्या, अनुभववादी। बुद्धिवादी कहते हैं कि बुद्धि से जो प्राप्त ज्ञान होता है, एक, वो अनिवार्य व सार्वभौम होता है। ठीक है, अनिवार्य व सार्वभौम होता है। ये कहते हैं कि अनुभव से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, एक, वह ज्ञान नवीन व वास्तविक होता है। समझ रहे हैं? तो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं ज्ञान को लेकर, है ना, और इसी विचारधाराओं के आधार पर ये जो ज्ञान मीमांसा है पाश्चात्य दर्शन की, ठीक, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दो अलग अलग, है ना, शाखाएं, जिसमें अलग अलग इनके दार्शनिक हैं, समर्थक हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, बुद्धिवादी शाखा, है ना। और बुद्धिवादी शाखा में तीन दार्शनिक प्रारंभ में हम पढ़ेंगे, डेकार्ट, स्पिनोजा, एक, और लाइबनीज। ठीक है, इन तीन दार्शनिकों को पहले पढ़ेंगे, डेकार्ट, स्पिनोजा और क्या, लाइबनीज। एक, ये तीनों को क्या कहा जाता है, ये तीनों कहलाते हैं बुद्धिवादी दार्शनिक, है ना। तर्क बुद्धिवादी भी कहते हैं या बुद्धिवादी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, डेकार्ट। एक, हेडिंग दीजिएगा डेकार्ट, और डेकार्ट की संदेह पद्धति। चलिए, पहला हेडिंग दीजिएगा डेकार्ट और डेकार्ट की क्या, संदेह पद्धति। साथ में लिखते चलिएगा। लिखेगा, फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट, फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट
को आधुनिक आधुनिक दार्शनिक युग का जनक माना जाता है। वे गणित से काफी प्रभावित थे, गणित से काफी प्रभावित थे, इसलिए वे दर्शन को भी वे दर्शन को भी गणित के समान बनाना चाहते थे। उनका विचार गणित शास्त्रीय बुद्धिवाद कहलाता है। बुद्धिवाद कहलाता है। डेकार्ट के संदेह पद्धति का मूल उद्देश्य आत्म तत्व की सत्ता को सिद्ध करते हुए निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति करना है। निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति करना है। डेकार्ट अपने संदेह पद्धति की शुरुआत में चार नियमों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें कार्टेशियन रूल कहते हैं। कार्टेशियन रूल कहते हैं। ये निम्न अनुसार हैं। देखिएगा, पहला, जब तक किसी विषय को स्पष्ट रूप में ना जान ले, जब तक किसी विषय को स्पष्ट रूप में ना जान ले, तब तक उसे सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, कठिनाइयों को सरल से सरलतम भागों में विभाजित करेंगे। एक तीसरा, लिखिएगा, सरल
से जटिल, सरल से जटिल प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और चौथा, किसी निष्कर्ष पर आने से पूर्व, किसी निष्कर्ष पर आने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्या का कोई भाग, समस्या का कोई भाग छूटा ना हो, छूटा ना हो। ठीक है, तो इनका ये जो संदेह पद्धति है, एक डेकार्ट है ना, जिनको आधुनिक दार्शनिक युग का जनक माना जाता है, एक तो इनके इनके दर्शन को गणित से प्रभावित थे, तो इनके दर्शन को नाम दिया जाता है गणित शास्त्रीय, है ना, बुद्धिवाद। एक इनका जो संदेह पद्धति है, इस विधि का, इस पद्धति का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म तत्व, है ना, अर्थात आत्मा, आत्म तत्व की सत्ता को सिद्ध करना, है ना, और उस वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना, है ना। और अपने संदेह पद्धति की शुरुआत में ही ये 4 नियम बता देते हैं कि भाई 4 नियम हैं, है ना। और वो नियम क्या है? सबसे पहला नियम कि किसी विषय को तब तक सत्य ना स्वीकार लेना जब तक उस पर पूर्ण स्पष्टता ना हो। ठीक है। दूसरा नियम, कठिनाइयों को, है ना, यथासंभव सरल से सरलतम भागों में विभाजित करना। फिर विभाजन के बाद सरल से, है ना, कठिन की ओर बढ़ना। ठीक है, सरल से किस ओर बढ़ना? कठिन की ओर। और अंतिम में वे कहते हैं कि किसी निष्कर्ष पर आने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना कि समस्या का कोई भाग छूटा ना हो। ठीक है, ये 4 नियम पहले अपने पद्धति के, संदेह पद्धति के शुरुआत में बताते हैं। ठीक, फिर आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। डेकार्ट, डेकार्ट अपने दर्शन के प्रारंभ में ही, अपने दर्शन के प्रारंभ में ही यह कहते हैं, यह कहते हैं कि जहां तक, जहां तक हो सके मैं हर ज्ञान पर संदेह करूंगा, मैं हर ज्ञान पर संदेह करूंगा और अंततः, अंततः उस ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, उस ज्ञान की प्राप्ति करूंगा जो संदेह से परे है। संदेह से परे है। डेकार्ट सर्वप्रथम इंद्रिय ज्ञान पर, इंद्रिय ज्ञान पर संदेह करते हैं। उनके अनुसार, उनके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संदेहात्मक व भ्रमात्मक होता है। संदेहात्मक व भ्रमात्मक होता है। उनसे वास्तविक ज्ञान का बोध, उनसे वास्तविक ज्ञान का बोध नहीं किया जा सकता।
डेकार्ट शारीरिक क्रियाओं पर भी संदेह करते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर भी संदेह करते हैं। उनके अनुसार स्वप्न अवस्था में हम कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते। शारीरिक क्रिया नहीं करते, परंतु फिर भी हमें उसकी अनुभूति होती है। फिर भी हमें उसकी अनुभूति होती है। अतः हो सकता है कि वर्तमान में हम स्वप्न अवस्था में ही जीवन यापन कर रहे हों। स्वप्न अवस्था में ही जीवन यापन कर रहे हों। संदेह के अगले क्रम में वे वैज्ञानिक ज्ञान पर संदेह करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान पर संदेह करते हैं। उनके अनुसार विज्ञान के सिद्धांत तब तक सत्य माने जाते हैं जब तक कोई दूसरा उसका खंडन ना करे। दूसरा उसका खंडन ना करे। अतः वैज्ञानिक ज्ञान को भी सत्य स्वीकारा नहीं जा सकता। सत्य स्वीकारा नहीं जा सकता। अंत में डेकार्ट गणितीय ज्ञान पर भी संदेह करते हैं। उनके अनुसार हो सकता है कि हम किसी शैतान के वश में हों, जो हमें किसी विशेष दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा हो। ठीक है। तो डेकार्ट अपने दर्शन के प्रारंभ में ही कह देते हैं, क्या कहते हैं, कि जहां तक हो सके हम हर संभव ज्ञान पर क्या करेंगे, संदेह, और अंततः उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो संदेह से क्या है, परे। तो अपने संदेह के क्रम में ये 4 प्रकार के ज्ञान पर संदेह करते हैं। ठीक है। पहला, ये इंद्रिय ज्ञान पर संदेह करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो संदेहात्मक है, वो भ्रमात्मक है ना। जैसे रस्सी को सांप समझ लेटने का भ्रम। वे शारीरिक क्रियाओं पर संदेह करते हैं। ठीक है। शारीरिक क्रियाएं, वे कहते हैं कि
जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तब तो हम कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते, लेकिन फिर भी उस क्रिया की अनुभूति हमारे भीतर होती है। तो हो सकता है ना, हो सकता है कि हम हमारा ये जो वर्तमान जीवन है वो स्वप्न अवस्था में ही व्यतीत कर रहे हो, समझ गए? या है ना, जो भी चीजें हमें दिख रही है, जो भी चीजें हमारे साथ घटित हो रही है, हो सकता है ये एक स्वप्न हो। ठीक। फिर ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञान, है ना, वैज्ञानिक ज्ञान पर भी संदेह करते हैं। वे कहते हैं कि विज्ञान के जो सिद्धांत है वो तब तक सत्य होते हैं जब तक कोई दूसरा उसका खंडन नहीं कर देता, है ना। और हमने देखा भी है कई सारे ऐसे थ्योरीज हैं जिसको बाद में, है ना, गलत साबित किया गया। ठीक, उसकी जगह नई थ्योरी दी गई। तो वैज्ञानिक ज्ञान भी क्या है ना, संदेहात्मक है। ठीक, उन्हें भी सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, और भले वो गणित से प्रभावित हैं, लेकिन गणितीय ज्ञान पर भी संदेह करते हैं। ठीक, वे कहते हैं कि हो सकता है ना, हो सकता है कि हम किसी शैतान के वश में हो और वो हमको किसी विशेष दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। समझ रहे हैं कि 2 और 2 क्या होता है, 4 ही होता है ना। ये किसी विशेष दिशा में हमको, शैतान के वश में है और वो हमको उस विशेष दिशा में ले जा रहा हो, है ना। इसलिए गणितीय ज्ञान भी क्या है, संदेहात्मक। गणितीय ज्ञान को क्या कहते हैं, संदेहात्मक। ठीक। फिर अगले पैराग्राफ में लिखेगा निष्कर्ष क्या है इस चीज का, इस व्याख्या का। लिखेगा संदेह प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान पर संदेह कर सकता हूं, संदेह कर सकता हूं, परंतु परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता, परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। यदि मैं खुद पर भी संदेह करूं, यदि मैं खुद पर भी संदेह करूं तो भी संदेहकर्ता के रूप में, संदेहकर्ता के रूप में मैं का अस्तित्व, मैं का अस्तित्व सिद्ध होता है। संदेह प्रक्रिया एक चेतन प्रक्रिया है जो बिना किसी संदेहकर्ता, ब्रैकेट में लिखेगा चेतन तत्व, बिना किसी संदेहकर्ता के संभव नहीं है, के संभव नहीं है। इससे इससे संदेहकर्ता, ब्रैकेट में लिखिएगा मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसे ही
इसे ही डेकार्ट अपने प्रसिद्ध कथन में, अपने प्रसिद्ध कथन में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, डैश करके लिखेगा, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। जिसे जिसे लैटिन में कॉगिटो अर्गो सम कहा गया है। लैटिन में कॉगिटो अर्गो सम कहा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं डेकार्ट यहां पर? वे कह रहे हैं कि जो संदेह प्रक्रिया है, इससे यह बात तो स्पष्ट हो गया कि मैं किसी भी ज्ञान पर संदेह कर सकता हूं, लेकिन इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं, है ना। एक संदेहकर्ता के रूप, अगर मैं अपने ऊपर भी संदेह करूं, अपने अस्तित्व पर भी संदेह करूं, तो एक संदेहकर्ता के रूप में मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से क्या होता है? सिद्ध होता है। ठीक है, मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। ठीक, संदेह की जो प्रक्रिया है ये एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, और इसके लिए, है ना, संदेह करता अर्थात मैं का होना आवश्यक है। ठीक, तो जिसमें चेतना है वही संदेह कर सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर, इन तर्कों के आधार पर वो ये बात सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना, कि एक ही यथार्थ ज्ञान है। ठीक, और वो यथार्थ ज्ञान क्या है? वो वास्तविक ज्ञान क्या है ना? आत्म, है ना, अस्तित्व। ठीक है, आत्म तत्व का अस्तित्व। ठीक, तो आत्म तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, अर्थात मैं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए डेकार्ट, है ना, इस संदेह पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, डेकार्ट अपने संदेह पद्धति में अलग अलग ज्ञान पर संदेह करते हुए अंततः निष्कर्ष यह निकालते हैं, है ना, कि एक ही ज्ञान, एक क्या है? एक ही ज्ञान निश्चयात्मक कहा जा सकता है, असंदिग्ध कहा जा सकता है, यथार्थ कहा जा सकता है, और वो है क्या? आत्मज्ञान। ठीक है, आत्म, है ना, का अस्तित्व। समझ में आया? तो ये जो पूरा इन्होंने प्रक्रिया बताया, ये उसी आत्म अस्तित्व को सिद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं क्या? संदेह पद्धति। एक समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन इससे पूछा गया है ना, 8 नंबर में क्वेश्चन आया था, लिख लीजिएगा क्वेश्चन से, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, व्याख्या करें। एक 100 शब्दों में बन जाएगा। एक तो आज प्लेटो के बारे में पढ़ा हमने, है ना, अरस्तु के बारे में पढ़ा, और है ना डेकार्ट। एक समझ में आया तीनों?